हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका प्रेजेंटर हुमायूं शुजा, पाकिस्तान के लीडिंग यूट्यूब चैनल वर्थवाइल की तरफ से। वर्थवाइल यूट्यूब चैनल पे हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में न्यूज, उनके बारे में प्रोजेक्ट रिव्यूज और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, इसको शेयर भी कर रहे होंगे और हमें आपकी जो है कीमती आरा का भी इंतजार रहेगा कि हम अपनी इस कोशिश में कहां तक कामयाब हुए हैं कि जितने भी हमारे बैरूनी मुल्क और अंदरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं जो प्रॉपर्टी में और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उन तक हम अनबाइस्ड, न्यूट्रल, ट्रूथ बेस्ड और ऑब्जेक्टिव न्यूज या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके लिए फैसला करने में आसानी हो। आज की जो हमारा व्लॉग है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है, एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे कई व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट भी की, जानना भी चाहते हैं और हर एक सेलर, हर एक बायर इस जो है प्रोसेस से गुजरता है कि जब आपने किसी प्रोजेक्ट में, किसी भी स्कीम में, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एक स्टेप बाय स्टेप उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे और फिर अगला स्टेप क्या होगा। तो ये कोई तकरीबन 9 स्टेप प्रोसेस है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो काफी ज्यादा अच्छे चांसेस हैं इस चीज के कि आप एक बेहतर, ना सिर्फ ये कि आप बेहतर इन्फॉर्म डिसीजन कर लेते हैं बल्कि आप अपने आप को किसी भी किस्म की मुमकिन फ्रॉड से भी बचा सकते हैं और साथ में यू कैन स्ट्राइक अ गुड डील, आपको एक अच्छी प्रोपोजिशन भी मिल सकती है परचेज के हवाले से। तो चले चलते हैं, लेट्स सी। हम पहला स्टेप आपके साथ शेयर करते हैं कि सबसे पहले जब आपने प्रिंसिपली एक डिसीजन ये कर लिया कि आपने एक पीस ऑफ लैंड लेना है, प्लॉट लेना है या फिर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है, जब ये डिसीजन हो गया तो सबसे पहला काम जो आप भी करें वो ये करें कि आप इंटरनेट पे रिसर्च करें। आप मुख्तलिफ पोर्टल्स हैं जो अवेलेबल होते हैं जहां पे उस खास सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, सोसाइटी कहाँ वाक़ है, उसमें प्लॉट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, साइजेस क्या हैं। इसी तरीके से उन सोसाइटीज की अपनी भी वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं, कुछ ऐसे रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज होती हैं जहां पे इंफॉर्मेशन होती है। तो आप इस तरह मुख्तलिफ इंटरनेट रिसोर्सेज को कंसल्ट करके एक अपना जो एक बैकग्राउंड नॉलेज है जिसको हम सेकेंडरी रिसर्च कह सकते हैं वो कर लीजिए ताकि आपके पास सर्टन लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वो मौजूद हो और अगर मुमकिन हो तो ये इन्फॉर्मेशन आप साथ अपने नोट भी कर लीजिए क्योंकि कुछ चीजें जहन से स्लिप भी हो जाती हैं। इसके साथ साथ ना सिर्फ इंटरनेट बल्कि आप अपने कुछ दोस्त अहबाब से, कुछ रिश्तेदारों से भी उस सोसाइटी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। ये वो रिसर्च है जो कि जनरल रिसर्च है जहां पे हम लोग ये डिसीजन करने जा रहे हैं कि किस सोसाइटी में हम प्लॉट लेंगे और सोसाइटी के बारे में अपडेट्स क्या अवेलेबल है। चलें, पहला स्टेप हो गया, अब हम आगे चलते हैं। दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि आपने एक रियल एस्टेट एजेंट या रियल्टर्स को आपने फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसके साथ आपने आगे चलना है। देखिए व्यूअर्स, आपका जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है ये आपके लिए इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। ना सिर्फ ये कि वो आपको एक अच्छी एडवाइस दे देता है, आपको एक अच्छी डील लेके दे सकता है, बल्कि चूंकि मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो इनको जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और काफी हद तक कह लीजिए स्पेकुलेशन की बेस पे फ्यूचर के बारे में भी आइडिया होता है। तो एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपके बहुत सारे मामला आसान कर देता है। फिर खास तौर पे जब आप प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करवाने जाते हैं तो जो लीगैलिटीज होती हैं, कागज पूरे करने हैं, चेक करने हैं, वेरिफिकेशन है, ये सारे काम भी उनके होते हैं। तो रियल एस्टेट एजेंट तो आपको जो है ना वो अवेल कर लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत सारे आपके, जैसे मैंने अर्ज की कि आधे से ज्यादा आपकी जो एफर्ट वो हैसल आपकी खत्म हो जाएगी और वो एक रियल एस्टेट एजेंट जो है वो करेगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप एक रियल एस्टेट एजेंट पे इस स्टेज पे जो है वो आप सिर्फ इसको कंसिडर ना करें, सिर्फ और सिर्फ एक रियल एस्टेट जो एजेंट है उसको ही आप, उससे ही इंफॉर्मेशन ना लें उस खास सोसाइटी या उस प्लॉट साइज के बारे में, बल्कि आप यू शुड कंसिडर मैनी राइट ऑप्शंस कंसिडर करें। 3-4 लोगों से पूछें कि इस सोसाइटी में क्या क्या साइजेस हैं और उन प्लॉट्स की जो है वो प्राइसेस क्या क्या हैं। एक और चीज, अगर आपके लिए मुमकिन हो फिजिकली विजिट करना, अगर आप उसी शहर में हैं या किसी नियर बाय सिटी में हैं, तो एक और अच्छा एक पैरामीटर ये होता है कि आप उस रियल एस्टेट कंसल्टेंट के ऑफिस में चले जाएं, देखिए कि उसका डेकोर कैसा है, देखिए उसका स्टाफ आपको कैसे एंटरटेन करता है, प्रोफेशनलिज्म का मेयार कैसा है, डीलिंग कैसी है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आप अपनी जजमेंट की बेस पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि इन 3-4 डीलर्स में से हम किस डीलर के साथ कंफर्टेबल हैं, किसका एक नॉलेज अच्छा है उस सोसाइटी के बारे में या डीलिंग अच्छी है। सो इस तरह से विजिट करके, और अगर विजिट नहीं कर सकते यकीनन आप अगर टेलीफोन पे भी बात कर रहे होते हैं तो उसका सब्जेक्ट नॉलेज आप जज कर सकते हैं, और भी लोगों के थ्रू जज कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। ये उस केस में है कि अगर आप फिजिकली विजिट नहीं कर सकते। चलें,
अब हमने यहाँ पे स्टेप्स 2 पूरा कर लिया कि इस स्टेज पे आके हमने उन 4-5 में से या मैनी में से एक रियल स्टेट एजेंट को फाइनलाइज कर लिया। स्टेप 3 क्या होगा? हम बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स टू बाय द रियल स्टेट एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, कुड बी रेजिडेंशियल और कमर्शियल। आपने बीइंग अ बायर इंसिस्ट करना है कि मैं सेलर से मुलाकात करना चाहता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेलर को आपके सामने नहीं लेकर आते, और आप अगर इंसिस्ट नहीं करते और आप कह देते हैं कि चलें कोई मसला नहीं है, सेलर से मिले ना मिले, तो चांसेस हैं इस चीज के कि कहीं आपके साथ किसी किस्म का जो है वो कोई टॉप का फैक्टर आ सकता है, एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज की जा रही हो सकती है। क्यों नहीं बनाया जा रहा आपको? अगर आप एक बायर हैं तो आप इंसिस्ट करें कि मैं सेलर से बिलमुशाफा मुलाकात करना चाह रहा हूं, और अगर आप सेलर हैं तो उस केस में आप इंसिस्ट करें कि मैं बायर से बिलमुशाफा मुलाकात करना चाह रहा हूं। ये आपका फंडामेंटल राइट है। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आप इंसिस्ट करें, वहां पे बैठ के आप ना सिर्फ नेगोशिएट कर सकते हैं उनके साथ, बल्कि आपका जब एक फेशियल इंटरेक्शन होता है, मिलते हैं, तो बहुत सारी बातें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। तो इस चीज पे मैं खास तौर पे दोबारा फिर मैं इंसिस्ट करूंगा कि आपने जब आपका रियल स्टेट कंसल्टेंट जब हायर कर लिया, डीलर हायर कर लिया, तो फिर आपने डील स्ट्राइक करने से पहले सेलर से या बायर से मिलना जो है ये एक अपनी शर्त आप रखनी चाहिए आपको। स्टेप 3 के बाद हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप 4 पे। अब हम मजीद आगे चल रहे हैं, टेबल पे बैठ चुके आप लोग जो हैं वो एक प्राइस आपको सूट कर गई, प्लॉट के बारे में आप क्लियर हो गए हुए हैं। आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएं। देखें, हम ये नहीं कहते कि बदअहमदी ही हर जगह पे होती है, फ्रॉड ही होते हैं, लेकिन ये बड़ी हार्ड एंड मनी है जिससे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और अगेन ये आपका एक बड़ा कीमती पैसा है जो आपने बड़ी मुश्किल से जोड़ के इकट्ठा किया, जिससे आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं। सो आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना आपका हक नहीं, आपका एक फॉरमोस्ट आपका जो है एक प्रिविलेज है कि जो डॉक्यूमेंट्स जो ओनरशिप प्रूव करते हैं, चाहे वो अलॉटमेंट लेटर है, चाहे वो रजिस्ट्री है, चाहे वो किसी किस्म की और कोई अगर जरूरी जमीन है या देहाती जमीन है तो फर्द है, ये डॉक्यूमेंट्स आप उनसे लें, उसकी कॉपी, और उसके बाद जो है उसको आप वेरीफाई करवाएं। कहां से वेरीफाई करवाना है? जो रेगुलेटर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी के ऑफिस से वेरीफाई हो सकता है। अगर वो सिटी प्रॉपर्टी है तो उस जो सिटी की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे इस्लामाबाद के केस में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA, या रावलपिंडी केस में RDA, वहां से वेरीफाई हो सकते हैं। अगर वो एक दही जमीन है तो आपको आपका जो रियल एस्टेट एजेंट है वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप पटवारी को ढूंढ के वहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि वेरिफिकेशन में आपका जो रियल एस्टेट डीलर है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसकी ड्यूटीज में शामिल होता है कि वो आपके साथ रहेगा, आपके साथ जाके वेरीफाई करवाएगा, या आपकी बिहाफ पे वो आपको वेरीफाई करके देगा। आगे चलते हैं स्टेप 5 पे, पेमेंट के हवाले से। देखें, कुछ लोग ये होते हैं वो कहते हैं कि जी आप फुल पेमेंट एडवांस पे कर दीजिए, या एक मेजर हैवी पोर्शन जो है वो एडवांस पे कर दें। ये नॉर्म्स नहीं है, ये मार्केट के जो है ये मुरवजा तरीकाकार नहीं है। अब मार्केट का मुरवजा तरीकाकार क्या है, हम आपके साथ वो शेयर करते हैं। सबसे पहले जो एक स्टैब्लिश होता है एविडेंस कि आप सीरियस बायर हैं और आप डील स्ट्राइक करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, उसका जो पहला सबूत होता है वो टोकन होता है। टोकन मनी जो होती है वो कुछ हजार से लेकर कुछ लाख तक होती है, ठीक है, और ये कैश की सूरत में भी पेश की जा सकती है, दी जा सकती है, और चेक की सूरत में भी दी जा सकती है। टोकन इंश्योर करता है बायर की कमिटमेंट को कि बायर वाकई ये डील लेना चाह रहा है। जब तक टोकन पे नहीं किया जाता तब तक हम कोई कमिटमेंट ऑब्लिगेशन नहीं ले रहे होते, वो सिर्फ बातचीत चल रही होती है। अच्छा, ये पहला स्टेज है कि आपने उसको टोकन पे कर दिया जो कि कुछ हजार से कुछ लाख तक होता है। उसके फौरन बाद जब आप मजीद आगे चलते हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि आपकी हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी जो है वो डिस्कशन होगी, प्राइस सूट करती है, टर्म सूट करती है आपको, तो एग्रीमेंट से जाती है। जब आप सेल एग्रीमेंट करते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेज पे कुछ मजीद अमाउंट देनी पड़ती है, जिसको हम बयाना कहते हैं। अर्नेस्ट मनी इंग्लिश में कहा जाता है, इसको उर्दू में बयाने के नाम से जानते हैं। अब बयाना भी अगेन इट डिपेंड्स, कुछ लोग होते हैं वो 1/4 ऑफ द टोटल अमाउंट मांग रहे होते हैं एज बयाना। कुछ लोग जो है वो राउंड बॉल फिगर कह देते हैं कि जी आप 3 मिलियन या 4 मिलियन में बयाना कर दें इन केस ऑफ बिग परचेज। व्हाटएवर इज म्यूचुअली डिसाइडेड बिटवीन बायर एंड सेलर, उसको हम बयाने के तौर पे जो है वो लिख लेते हैं, उस एग्रीमेंट का पार्ट बना देते हैं, वो अमाउंट भी आप उनको पे कर देते हैं। और जो तीसरा और आखिरी स्टेज होता है वो उस वक्त होता है जब आप प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर हो रही होती है, तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर जो भी रिमेनिंग अमाउंट रह गई है उस अमाउंट का जो है वो आप उनको पेमेंट दे देते हैं, क्रॉस चेक की सूरत में, पे ऑर्डर की सूरत में, और वो अमाउंट जो है वो ट्रांसफर के वक्त उनके हाथ में वो अमाउंट दे दी जाती है। तो यहाँ पे आपके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है और उनकी मानत जो है वो उनके हाथ पहुंच जाती है। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं, टोकन स्टेज, बयाना स्टेज और उसके बाद फाइनल कंसिडरेशन स्टेज।
ओके व्यूअर्स, तो हम चलते हैं 6 स्टेप पे। अब हम लोगों ने पेमेंट की बात कर ली। इससे जो अगला स्टेज है वो ये है कि कुछ लोग आपसे इंसिस्ट करते हैं कि आप जो है उनको कैश की सूरत में पे करें। हमारा आपको मशवरा यह है कि कैश को हर मुमकिन हद तक अवॉइड कीजिए। टोकन की हद तक कैश जो है वो एक्सेप्टेबल होता है, या अगर प्रॉपर डीलर आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरा कमीशन मुझे दे दिया जाए कैश में, तो ये भी बुरा वजह एक तरीकाकार है। लेकिन जहां तक बयाने की बात होती है और फाइनल कंस्ट्रक्शन की बात होती है, आप लोगों ने बीइंग अ बायर इंसिस्ट करना है कि आप पेमेंट जो है वो क्रॉस चेक की सूरत में या पे ऑर्डर की सूरत में करेंगे। कैश ट्रांजैक्शंस जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं होती हैं, रिकॉर्ड नहीं होता है उसका, ठीक है आपको रसीद मिल भी सकती है, लेकिन कहीं किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन लेटर ऑन पैदा होती है, कोई किसी किस्म का कोई लेट्स सपोज कोई स्पेकुलेटेड फ्रॉड हो सकता है, या कोई विरासत का कोई मामला आ सकता है खरीदी गई प्रॉपर्टी में, तो उस केस में आपके पास ये प्रूफ जरूर होता है कि आपके अकाउंट से इतनी अमाउंट का चेक जो है वो इनके अकाउंट में गया है। सो नेवर एवर एग्री ऑन कैश पेमेंट अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक केस। आपको मोड ऑफ पेमेंट जो है वो पे ऑर्डर की सूरत में, क्रॉस चेक की सूरत में रखना चाहिए। और कैश पे इंसिस्ट किया जाए तो उस केस में भी आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कैश पे ही क्यों इंसिस्ट किया जा रहा है। ये भी अगेन एक बायर का राइट होता है कि मोड ऑफ पेमेंट में वो अपनी राइट, अपना जो मर्जी है वो एक्सरसाइज कर सकता है। चलिए जी, 7वें स्टेप पे आते हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। आमतौर पर देखा ये गया है कि जब एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो एक थोड़ा सा लेथार्जिक एटीट्यूड बन जाता है कि डॉक्यूमेंट सेट कब कंप्लीट किया जाएगा और ट्रांसफर कब होगी। आपने बीइंग अ बायर इंसिस्ट करना है कि डॉक्यूमेंटेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट की जाए। यूजुअली बायर के एंड पे कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं, उसका CNIC चाहिए होता है, पिक्चर्स चाहिए होती हैं, या नेक्स्ट ऑफ किन या कुछ इंफॉर्मेशन बेसिक्स चाहिए होती है। सेलर का काम होता है कि उसको एनओसीज ऑब्टेन करने हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है, या व्हाट्सएवर रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो बीइंग अ बायर आपने जो भी टाइम डिसाइड हुआ है आपके एग्रीमेंट में, उस टाइम के मैच्योर होने से पहले आपने अपने प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू या डायरेक्टली आपने बात करनी है सेलर से या सेलर के रिप्रेजेंटेटिव से कि भाई अब काम हमारा कंप्लीट हो गया, टाइम हमारा पूरा हो चुका हुआ है, अब हमें डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके और एक जो डिसाइडेड डे है इस पे ट्रांसफर करवा लेनी चाहिए। तो ये ख्याल कीजिएगा कि आपने इस पे डिले नहीं आने देनी। देखा गया है कि जब डॉक्यूमेंट सेट डिले हो रहे होते हैं, ट्रांसफर डिले हो रही होती है, तो कुछ मजीद कंफ्यूजन पैदा हो जाती हैं, जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट होने की सूरत में सेलर बैक ऑफ कर सकता है, या प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होने की सूरत में बायर समटाइम्स जो है बैक ऑफ कर सकता है। सो जो टाइम डिसाइडेड है, चाहे वो 1 हफ्ते का है, 15 दिन का, 1 महीने का है, उस केस में उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाने चाहिए ताकि हम अपने टाइम की कमिटमेंट को ऑनर कर सकें। अगले स्टेप पे चलते हैं, स्टेप नंबर 8। देखें, एक चीज ये है कि प्राइस कैसे एवेल्युएट करें, कि जो मैं प्राइस बताई जा रही है क्या ये प्राइस ठीक है या इन्फ्लेटेड है या कम है। कम तो नहीं हो सकती यकीनन, लेकिन इस केस में ये होता है कि कुछ अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री में मैल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, जिसको हम सॉप के नाम से जानते हैं, कि बाज औकात कुछ प्रॉपर्टी डीलर हजरात या इंटरमीडिएट होते हैं वो सिर्फ कमीशन पर रिलाई नहीं कर रहे होते, वो एक सेलर के साथ अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं आपको ये पैसे मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद बायर को जो है वो ऑन टॉप ऑफ दैट जो है एक सर्टेन एक अमाउंट जो है बता देते हैं। अब सेलर जो कि एग्री कर चुका हुआ होता है, उस केस में बायर जो होता है वो फिर एक उसके चांसेस हैं कि रिसेप्शन या इस लपेट में आ जाए। इसका तरीकाकार एक लिटमस टेस्ट बता देते हैं हम आपको, आप क्या कर सकते हैं। जो भी सोसाइटी या जो भी सेक्टर आपने डिसाइड किया है वहां पे इन्होंने खास साइज आपने सिलेक्ट किया है जो आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। आप कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स को कॉल कीजिए और उनको कॉल करके एज अ बायर जो है वो रेट ले लीजिए। तो लेट्स सपोज आपको जो है ना वो प्रॉपर्टी डीलर्स बताते हैं कि ये प्लॉट जो है 5 मरले का 16 लाख रुपए का अवेलेबल है, ठीक है। कोई 16 बताएगा, कोई 16.5 बता देगा, एक सर्टेन अमाउंट आपके पास आ जाती है। उसके बाद आप कुछ और प्रॉपर्टी डीलर्स से बात कर सकते हैं और बीइंग अ सेलर बात कीजिए कि मैं बेचना चाहूं तो ये बताइए कि वहां पे जो है वो क्या अमाउंट है। उस केस में जो है आप इंटरेस्टिंगली अब देखेंगे कि आपको कम प्राइस बताई जाएगी। बीइंग अ बायर जब आप बताते हैं तो प्राइस कुछ और हो सकती है, लेट्स सपोज जैसे मैंने बताया कि 16 लाख रुपए। बीइंग अ सेलर जब आप बताते हैं तो आपसे कहेंगे 14 लाख मिलेंगे आपको। तो यहां पे देखिए एक पैरिटी क्रिएट होगी, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया 2 लाख रुपए का। तो इसका मतलब यह है कि रियलिटी बेस्ड प्राइस तकरीबन कोई 15 लाख के करीब है। तो जब आप 2-4 डीलर्स को बीइंग बायर और 2-4 डीलर को बीइंग सेलर जब अप्रोच करते हैं, मजीद रिसर्च करते हैं, तो उस केस में आप अपनी क्लोज टू जो रियल मार्केट वैल्यू है या वर्थ है उसके करीब पहुंच जाते हैं और अपने जो टॉप का फैक्टर है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं।
आखिरी चीज, लास्ट स्टेप याद रखिएगा डियर व्यूअर्स कि आपका जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, डीलर है, वो आपका सर्विस प्रोवाइडर है। वो आपकी आधी से ज्यादा वरीज पेन्स अपने जिम्मे ले लेता है, जिसमें बायर ढूंढना या सेलर ढूंढना, जिसमें नेगोशिएट करना, जिसमें ट्रांसफर को टेक केयर करना, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना, डील क्लोज करना, एग्रीमेंट बनवाना, ये सारे काम वो कर रहा होता है। इसके एवज वो आपसे कुछ सर्विस चार्जेस, वो हम हक्कुल खिदमत कहते हैं, कमीशन की सूरत में चार्ज करता है। यूजुअली डीलर्स 2% मांग रहे होते हैं, 2%, लेकिन कंपटीशन फैक्टर होता है, वो 1% पे भी एग्री कर लेते हैं। जो भी डिसाइड किया आपने 2% या 1%, उसको आपने उसके साथ तय कर लेना है बिफोर यू प्रोसीड विद दैट डीलर। आप डिसाइड कर लीजिए कि 2 है या 1% है, और फिर उसके बाद हमारी आपको जो रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि वो आपका बेहतरीन दोस्त बन जाएगा अगर आप उसके साथ डिसाइडेड अमाउंट उसको उसका काम पूरा होने पे दे देंगे, और उसमें कहीं फर्दर उससे किसी किस्म का आप कम नहीं करवाने की कोशिश करेंगे जबरदस्ती, या अपनी उसकी ठीक है इतने रख लो इतने रख लो। मेरा आपको मशवरा ये होगा कि जहां आप करोड़ों की एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, वहां पे उसने चूंकि अपनी सर्विस चार्जेस इन्वॉल्व की, उसका ऑफिस का एक्सपेंस है, उसके अपने एक्सपेंसेस हैं, इन सब चीजों के लिए अगर एक जस्ट कमीशन वो आपसे ले रहा है तो वो कमीशन उसका राइट बनता है, उसका कमीशन उसको पूरा पूरा अदा कर दें। यू विल बी फाइंडिंग अ वेरी गुड फ्रेंड इन फॉर्म ऑफ दैट प्रॉपर्टी डीलर, जो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। यही प्रॉपर्टी उसके थ्रू बेच भी सकते हैं, मजीद इन्वेस्टमेंट्स भी आप कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन 9 स्टेप्स हैं, आप इनको अगर फॉलो करते हैं तो लाइकली चांसेस हैं कि आप एक अच्छा डिसीजन कर सकते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सकते हैं, एक जजमेंटल डिसीजन होगा, ना कि सिर्फ किसी की सुनी सुनाई बात पे होगा। और यकीनन आप अपने आप को किसी भी किस्म के मुमकिन फ्रॉड से या फ्रॉड ना से एग्जैजरेटेड प्राइस परचेज से बचा सकते हैं। हमारा चैनल देखते रहिएगा, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और खास तौर पे अपनी आरा से हमें नवाजें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम।